जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट परीक्षा 2026 के सीडीपी के क्वेश्चनों को। कौन से सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, ठीक है। और इस वीडियो के साथ साथ हम आपको बता दें कि अन्य भी सब्जेक्ट की चैनल पर वीडियो अपलोड हैं, जाकर उन्हें देख सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड हैं, जाकर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 30 PYQ क्वेश्चंस। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, सिद्धांत क्या कहलाता है। जो विकास की दिशा सिर से पैर की ओर क्या कहलाता है। समीपस्थ विकास, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, या फिर शीर्षगामी सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत, या फिर आपका व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो किधर से किधर होता है, तो वो होता है सिर से पैर की ओर। किधर? सिर से पैर की ओर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछा है जो सिर से पैर की ओर होता है वो उसको, उस सिद्धांत को कहते क्या हैं। तो इसको कहते हैं शीर्षगामी, ठीक है। शीर्षगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षगामी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में किस आयु वर्ग में आता है। पहला है आपका संवेदी गामक अवस्था, यानी कि इंद्रजनित अवस्था। ये कितने वर्ष चलती है? तो जन्म से 2 वर्ष। जीन पियाजे ने बच्चे की कितनी अवस्थाएं बताई हैं डेवलपमेंट की? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी? संवेदी गामक, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी है आपकी पूर्व संक्रांतक अवस्था, जो कि आपकी चलती है 2 से 7 वर्ष। कितना? 2 से चलती है ये 7 वर्ष। तीसरी होती है आपकी मूर्त संक्रांतक अवस्था, जो कि चलती है 7 से 11 वर्ष। और अंतिम में जो अंतिम की औपचारिक संक्रांतक अवस्था, ठीक है। औपचारिक संक्रांतक अवस्था चलती है आपकी 11 से 15, ठीक है, 11 से 15 वर्ष। तो इन अवस्थाओं में से कौन सी वो अवस्था जिसमें से वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में बच्चा जो है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ठीक है। छिपी हुई वस्तु जो ढूंढने में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और यहाँ पर बच्चा जो है इंद्रियों के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? जैविक परिस्थिति होगी, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया होगा। तो हाँ, यही होता है, ठीक है। लेवाइगोस्की का सिद्धांत पूछे और वहाँ पर आपका सामाजिक सांस्कृतिक मिल जाए, सामाजिक सांस्कृतिक, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लेवाइगोस्की ने 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, ठीक है। क्या बताए हैं? एक बताया आपका ZPD। क्या? ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ये क्या होता है? बच्चा जितना ज्ञान का निर्माण खुद कर पा रहा हो और उसमें कुछ हेल्प की जाए तो बच्चा ज़्यादा ज्ञान का निर्माण कर पाएगा। यानी कि बच्चा खुद के द्वारा जितना सीख पा रहा हो और किसी वयस्क के द्वारा जो सिखाया गया हो, बताया गया हो, अस्थायी सहारा दिया गया हो, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वही आपका ZPD कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ZPD, ये वाला क्षेत्र कहलाता है। एक और बताया उन्होंने, क्या? इसके फोल्डिंग, या जिसको पाण मचान या पाण मचान या ढांचा इत्यादि कहते हो उसको। तो आप इंग्लिश में याद रखिएगा इसके फोल्डिंग क्या होती है? इसके फोल्डिंग होती है ज्ञान में दिया गया अस्थायी सहारा। कौन सा? अस्थायी सहारा। अस्थायी सहारा को क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहा जाता है। तीसरा बताया उन्होंने, क्या? MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। तो इन तीनों अवधारणाओं को किसने दिया है? दिया है आपके लेवाइगोस्की महोदय ने। किसने दिया है? लेवाइगोस्की महोदय ने दिया है। लेवाइगोस्की का कहना है कि बच्चा जो होता है वो समाज के द्वारा अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, ठीक है। जीन पियाजे ने क्या कहा है? जीन पियाजे ने जो बच्चे हैं उनको नन्हा वैज्ञानिक कहा है। जीन पियाजे कहते हैं बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से खुद करके सीखता है, लेकिन वाइगोस्की क्या कहते हैं? समाज के द्वारा अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर आता है। तो देखिए, ये इन्होंने कितने स्तर दिए हैं? स्तर कितने दिए हैं इन्होंने? 3। चरण कितने दिए हैं? 6।
यानी कि प्रत्येक चरण में, प्रत्येक स्तर में 2 चरण, प्रत्येक स्तर में कितने 2 चरण, ठीक है। तो चरण 6 हैं, स्तर आपके इन्होंने 3 बताए हैं। तो यहाँ पर पूछा है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? तो क्या पूर्व परागत स्तर या फिर परापरंगत स्तर या फिर आपका कह रहा है ऑप्शन सी उत्तर परापरंगत या फिर अमूर्त संक्रात्मक स्तर। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा लड़का अच्छा लड़की किस में आएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी परापरंगत स्तर, ठीक है। परापरंगत स्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार जो भी व्यक्ति दूसरों के मनोभावों और इरादों को पहचानते हैं संबंधित किससे होते हैं? तो जब ऐसा क्वेश्चन है कि दूसरों की मनोभावों स्वभाव और इरादों को, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा सीधा, आप ध्यान दीजिएगा, अंतरा होगा कहीं पर। यहाँ पर देखिए अंतरा लिखा है ना, अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन बी यहाँ पर, ठीक है। जब दूसरों को आ जाए तो अंतरा व्यक्तित्व हो जाएगा और जो खुद के तो अंतः, दूसरों का अंतरा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग पाणमचान ढांचा का अर्थ क्या होता है? तो अभी हमने बताया कि स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है। अच्छा अभी आप ये बताओ कि दिया किसने है? अभी जस्ट हमने 2 क्वेश्चन पहले बताया कि सामाजिक विकास सिद्धांत से संबंधित है ये, वाइगोत्स्की ने ये अवधारणाओं को दिया है, इस अवधारणा को। अच्छा ये होता क्या यहाँ पर पूछा, तो क्या बच्चों को पूरी तरह से उत्तर बता देना? तो नहीं, पूरी तरह से उत्तर बताना नहीं होता है। बच्चों को समस्या समाधान के लिए संकेत इशारे देना, तो हाँ संकेत इशारे देना या अस्थायी सहारा देना, ठीक है। संकेत अगर देते हैं तो थोड़ा कुछ समय के लिए होता है ना, तो ये अस्थायी सहारा होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को दंड देना नहीं होता है, ठीक है, बच्चों को दंड देना नहीं होता है या बच्चे की उपेक्षा करना नहीं होता, अस्थायी सहारा देना ही स्कैफोल्डिंग या पाण मचान ढांचा इत्यादि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य? तो हमने कई बार इस प्रश्न के बारे में बताया समावेशी शिक्षा क्या होती है। जहाँ पर एक छत के नीचे एक क्लासरूम में सभी प्रकार के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, रचनात्मक, क्रियाशील, पिछड़े हुए सभी बच्चे एक ही क्लास में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करें, तो वैसी क्लास क्या कहलाती है? समावेशी क्लास या समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। इस क्लास में दी गई शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, कह रहा कि विशेष बच्चों को अलग स्कूल देना, तो नहीं, अलग नहीं, एक ही में होता है। समान और विशेष बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना, तो हाँ समान और विशेष बच्चों को एक साथ पढ़ाना, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो देखिए प्राथमिक कारक अगर आ जाए यहाँ पर तो किसको आप बताएंगे? परिवार को। परिवार हमेशा बच्चे का पहला कारक, विकास का पहला, सॉरी क्या पूछा यहाँ पर, समाजीकरण का पहला यानी प्राथमिक कारक, तो आपका विद्यालय हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, सॉरी प्राथमिक पूछता है तो आप बताएंगे परिवार, प्राथमिक परिवार, और दूसरा या गौड़ में पूछे तो आप विद्यालय और आस पास, आस पड़ोस या पास पड़ोस, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्राइमरी पूछा है तो आपका परिवार या फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लिंग को एक सामाजिक संरचना के रूप में यह कथन किसका समर्थन करता है? अच्छा पहले जानिए कि जो ये लिंग होता है ये कैसी है, ये कैसी संरचना है? तो एक सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है? यह एक सामाजिक संरचना है। इसका समर्थन करता है, क्या करता है? जेंडर एक जैविक निर्धारण है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, या फिर जेंडर ईश्वर की देन है, या फिर आपका केवल जेंडर केवल शारीरिक बनावट है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जेंडर जो है वही एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि कौन सा? बी आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि NAP 2020 किस पर जोर देती है? NAP 2020 पूछे या फिर पूछे आपका NCF 2005 किस पर जोर देती है? तो आप जैसे यहाँ पर विकल्प दिया है रटकर सीखने पर, तो रटने पर, अधिक अभ्यास पर, गृह कार्य पर, कंठस्थ कराने पर, परीक्षा पर, मूल्यांकन पर, और आपका बिजनेस या व्यापार के लिए शिक्षा पर। ये सभी क्या होते हैं? निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। क्या? निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। इनको हमेशा आप कट करेंगे देखते ही, ठीक है। ये मानकीकरण भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। जो आपका जो NEP 2020 और
आपका एनसीएफ 2005 बल देगा वो लचीले और अनुभवात्मक अधिगम पर देगा, यानी कि जहाँ बच्चा खुद क्रिएटिविटी के द्वारा, रचनात्मकता के द्वारा सीख रहा हो, जिन विकल्पों में बच्चा खुद कर सीखने में इंक्लूड हो, उसका अनुभव इंक्लूड हो या वो इंक्लूड हो, तो ठीक है, तो वो विकल्प आपका हमेशा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सी करेक्ट था, ठीक है। कौन सा? सी, लचीलेपन और अनुमानात्मक अधिगम का। नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया जो है वह किससे संबंधित है? क्या आपका लिखने की समस्या से संबंधित है, पढ़ने व पठन वैकल्य से संबंधित है, या फिर गणना से संबंधित है, या फिर चलने फिरने से संबंधित है? तो देखिए ये यहाँ पर पूछा डिस्लेक्सिया, यानी कि डिस्लेक्सिया होती है आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? ऑप्शन बी, पढ़ने से, यानी कि इसमें बच्चा क्या होता है, जो डिस्लेक्सिया से ग्रस्त बच्चा होता है या इसमें जो विकार होता है उससे बच्चा ढंग से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लिखने से हो जाएगा तो डिसग्राफिया हो जाएगा। क्या? डिसग्राफिया। और यह डिसकैलकुलिया, कौन सा? कैलकुलिया, ठीक है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर डिसकैलकुलिया से संबंधित होगा। ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया से, और ऑप्शन बी जो यहाँ पर डिस्ग्रेक्सिया पूछा था उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कैसी होगी। क्या एक तानाशाह के रूप में होगी? तो नहीं, तानाशाह के रूप में नहीं होगी। ज्ञान के स्रोत के रूप में होगी? तो नहीं, इसके ज्ञान के स्रोत के रूप में भी नहीं होगी। हमेशा सुगमकर्ता या सहायक के रूप में होगी, ठीक है। सहायक या सुगमकर्ता के रूप में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निष्क्रिय दर्शक के रूप में भी नहीं होगी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत विकास को केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर होता है? तो क्या शीर्षगामी, समीप, दुर्भिमुख सिद्धांत, या फिर एकीकरण सिद्धांत, या फिर सर्पिलाकार सिद्धांत? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हमेशा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा होगा समीप दुर्भिमुख सिद्धांत, ठीक है। ये हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होता है, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे? इसमें वो क्वेश्चन होते हैं सॉरी, यहाँ पर पूछा शरीर का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर जो है केंद्र से बाहर की ओर, यानी शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर, तो समीप दूराभिमुख का सिद्धांत है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुराने स्कीमों में नई जानकारी का ज्यों का त्यों शामिल करता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या समायोजन कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं, संतुलन कहते हैं, या फिर स्कीमा कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका आत्मसातकरण। ज्यों का त्यों अगर किसी जानकारी में जोड़ लेगा तो आत्मसातकरण कहलाएगा, ठीक है। जब पुरानी जानकारी में थोड़ा सा चेंज करके नई जानकारी ऐड करेगा तो क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा, ठीक है। समायोजन कहलाएगा वो। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या बच्चों को पास फेल करना होता है? तो नहीं, पास फेल करना नहीं होता है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधार करना। तो हाँ, जो आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को होता है, इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है, और सीखने की समझ को भी देखा जाता है, बच्चा कैसी समझ है, कैसा सीख रहा है, और जहाँ पर बच्चा गलतियाँ कर रहा हो उनको सुधारना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि बुद्धिलब्ध यानी आईक्यू का सूत्र निकालने के लिए स्थापित रूप किसने दिया, यानी बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया है? क्या बिने ने दिया है, एस्टर ने दिया है, गाल्टन ने, फ्रायड ने? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि टर्मन ने दिया है। अच्छा, बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है? तो ऊपर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे क्या होता है? 100 होता है, गुणे 100 होता है, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने आप से जो बात करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे खुद से बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता बच्चे करते क्यों हैं? तो अपने काम को दिशा देने के लिए, ठीक है। यानी कि कुछ बच्चे काम करते समय, कुछ काम करते समय या खेलते समय अकेले यही बात किया करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? अपने कार्य को दिशा देने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है यानी कि इमोशन इसमें कौन सा है? तो विलियम मैकडोगल, ठीक है, विलियम मैकडोगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। कितने? 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। जैसे जैसे आपका जो डर हो गया, ठीक है, डर हो गया, खुशी हो गई, ये सभी क्या होते हैं? जो भाव निकले हैं आपके। संवेग का मतलब होता है शारीरिक, जो शारीरिक भाव, क्या? शारीरिक भाव, जो भाव होते हैं वही आपके संवेग होते हैं। तो यहाँ पर स्मृति एक एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का आपका दिमाग से संबंधित है, ध्यान भी उसी से संबंधित है, और उत्तेजना, ठीक है, ये स्मृति से ही संबंधित है ये। लेकिन जो आपका डर है ये क्या है? एक तरह का भाव है, संवेग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों को केंद्र में बैठाना, या फिर बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ की प्रामुख्यता देना, या फिर शिक्षक द्वारा बच्चों को निर्देश देना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों को स्कूल आने से रोकना। तो स्कूल आने से रोकना तो एकदम गलत ही दिख रहा है आपको। बच्चों को निर्देश देना ये भी आपको गलत है। अब अच्छा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या मतलब हो जाएगा? क्या बच्चों को केंद्र में बैठा देना, या फिर बच्चों के अनुभव और उसकी आवाज़ को प्रामुख्यता देना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, बीच में बैठाने का मतलब क्या होता है? उनके जो अनुभव हों, बच्चे का जो अनुभव हो, उनके अनुभव और उनकी आवाज़ यानी कि जो भाषा हो, मातृभाषा जो भी हो, स्थानीय भाषा जो भी हो, उसको जो है महत्व देना है, ठीक है। केंद्र में बैठाने का मतलब नहीं कि बच्चे को खाली केंद्र में बैठा दो। केंद्र में बैठाना आपका ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब बच्चे के जो अनुभव हों उनकी सराहना देना, उनको महत्व देना, और उसकी जो भाषा हो, आवाज़ हो, उसको महत्व देना, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही सही है? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के बारे में हमने कई बार बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा था? केवल आनुवंशिकता से निर्धारित। तो जो केवल होता है, मात्र होता है, सिर्फ होता है, ये वैसे भी निगेटिव टाइप वर्ड है, कट जाएगा। ये अगर ए कट रहा है केवल के माध्यम से, तो बी भी कट रहा है केवल के माध्यम से, तो बी भी कटा। अब आपको बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कौन कौन से? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या दिया है? विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है, या फिर ना आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है। तो ऐसा नहीं, विकास को पूरी तरह से प्रभावित कौन कौन करता है? आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो आपका आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण क्या योगात्मक है कि गुणात्मक है? ये तो हमेशा आप बताएंगे दोनों क्या हैं? दोनों गुणात्मक हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों क्या हैं? गुणात्मक है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में प्रश्न निर्णय लेने में चिंतन को क्या कहते हैं? जो सही गलत का चयन करना होता है, कोई प्रश्न है जिसमें सही और गलत का आप चयन कर रहे हो, ठीक है, निर्णय लेना हो, तो उसमें शामिल चिंतन को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। तो क्या आपका ऑप्शन ये कह रहा है नैतिक यथार्थवाद, नैतिक यथार्थवाद कहेंगे, या फिर दैनिक नैतिक दुविधा कहेंगे, या फिर नैतिक सहयोग, या फिर नैतिक तर्कणा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन बी नैतिक दुविधा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? नैतिक दुविधा कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नैतिक दुविधा। जब सही गलत का निर्णय लेने के लिए तो नैतिक दुविधा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्या अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, रटकर या अनुकरण करके? तो देखिए, रटकर के और अनुकरण करके तो वैसे भी नेगेटिव टैग वर्ड ही हैं, गलत हो जाएगा। अब आपको बचा अपसारी और अभिसारी। तो आपका सृजन पूछा था ना यहाँ पर, सृजनात्मकता, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, अपसारी चिंतन। अपसारी यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, जो बीच में थोड़ा सा गलती समझे, हमने बताया था इसके बारे में, वो आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि जिसके एक से अधिक उत्तर हों। यानी कि जो प्रश्न आप बच्चों से पूछें तो सारे बच्चे अपना अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अलग अलग उत्तर दें, ठीक है। वो हो जाता है आपका सृजन, ये क्रिएटिविटी चिंतन, ठीक है। एक होता है अभिसारी। अभिसारी यानी कि इन द बॉक्स, यानी कि सारे सवालों का एक जवाब, यानी कि एज इट इज, जैसे गांधी जी का जन्म
कब हुआ, गांधी जी की मृत्यु कब हुई, 2 और 3 कितना होता है। ठीक है, तो इस तरह जिसका एक आंसर हो निकल कर आएगा तो हो जाएगा आपका अभिसारी, और जिसके बहुत सारे उत्तर होंगे वो होगा अपसारी। तो ये कौन सा है, ये आपका है अभिसारी, और ये कौन सा है, ये है आपका अपसारी। उम्मीद करते हैं समझ में ये चीज़ आई होगी आपको। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। तो शिक्षक की भूमिका हमने, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यह हमेशा इसमें सुविधादाता की तरह होती है। जो शिक्षक होगा वो हमेशा एक सहगामी या सुविधादाता के रूप में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम क्षमता वाले बच्चों की प्रमुख विशेषता क्या होती है। जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, उनकी प्रमुख विशेषता क्या होगी। क्या वे बहुत बुद्धिमान होते हैं, या फिर वे हमेशा शांत रहते हैं, या फिर उन्हें सूचनाओं से संबंधित कठिनाई होती है, या फिर वो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। तो अक्षम नहीं होंगे यहाँ पर, आपका ऑप्शन बी और सी दोनों कटेगा। बच्चे का कौन सा यहाँ पर, ऑप्शन सी आपका कट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के संदर्भ में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो क्या इनाम पाने के लिए, या फिर माता पिता की डांट से बचने के लिए, या फिर अपनी जिज्ञासा और रुचि को संतुष्ट करने के लिए, या फिर कक्षा में प्रथम आने के लिए। तो कक्षा में प्रथम आने के लिए, अंकों की होड़ के लिए नहीं होगा। ठीक है, माता पढ़ने में इनाम पाने के लिए नहीं होगा, या माता पिता की डांट बचने के लिए नहीं, अपनी जिज्ञासा और रुचि को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, अपनी खुद की जिज्ञासा और रुचि को संतुष्ट करने के लिए पढ़ना। ठीक है, वही होती है आपका मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा जो गणना करने में अक्षम या असमर्थ है वह किस प्रकार से ग्रस्त है। यानी कि बच्चा जो है गणित के प्रश्नों को सॉल्व ठीक से, मतलब गणना करने में उसको क्या होती है, समस्या होती है। तो किससे, क्या डिस्लेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, कैलकुलिया से, या फिर ऑप्शन डी आपका दे रहा है डिफेजिया से। तो किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। ठीक है, और डिस्ग्राफिया क्या होता है, ये लिखने से संबंधित होता है, डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित, और डिफेजिया दिमाग से थोड़ा सा संबंधित होता है। ठीक है, जिसमें बच्चा अपनी बात को किसी से कह नहीं पाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर, सॉरी यहाँ गलती वाला पूछा था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक काल की अवस्था सीमा कौन सी होती है। तो जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, या फिर 11 से ऊपर। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष। ठीक है, तीसरी अवस्था होती है ये। अगला प्रश्न हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी संप्रत्यय किसने दिया। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जेडपीडी हो गया, इसके फोल्डिंग हो गया, एमक्यू हो गया, ये सभी किसके हैं, लेवाइगोस्की के हैं। और ये सामाजिक विकास से संबंधित, सामाजिक संस्कृति से संबंधित इनका सिद्धांत है। अगला प्रश्न जेंडर क्या है। तो जेंडर हमने बीच में आज की वीडियो में बताया और इससे पहले बताया, यह एक सामाजिक संरचना क्या है, यह एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियां यानी एरर सीखने की प्रक्रिया को क्या दर्शाती हैं। तो क्या बच्चों को मूर्ख, तो नहीं, बच्चों को मूर्ख नहीं दर्शाती, शिक्षण में असफलता तो नहीं। जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने का एक अभिन्न अंग होती हैं, चिंतन की अंतर्दृष्टि होती है। यानी कि बच्चा जब सीखता है तो गलतियां करना स्वाभाविक होता है। ठीक है, बच्चा जब सीखता है तो सीखने में गलतियां होती हैं, स्वाभाविक हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। तो ये थे आपके आज के सीटीपी के 30 प्रश्न। आपने इनमें से कितने सही विकल्प दिए, सही जवाब कितने दिए हैं वो बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आप अपने व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट करें, और अन्य प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।